Good morning, everybody. So we are just going through the chapters metal and non-metal, and already we have discussed so many topics like physical properties of the metals and non-metals, and we are just going through the chemical properties of metals and non-metals, and we have discussed the so many different type of chemical properties like reaction with water and reaction with oxygen. We have discussed so many different type of properties we have discussed. Okay, so today we are going to start the new topic that is called the reactivity series of metals. Okay, so try to understand what is the reactivity series or reactivity series of metals. This is also called the activity series. तो ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है इसको हम लोग एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे सीरीज है. सीरीज का मतलब, ये सीरीज तो एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है. सीरीज का मतलब क्या होता है? एक सीक्वेंस. सीक्वेंस है ना. अब यहाँ पे क्या वर्ड है? रिएक्टिविटी. तो सीरीज से जस्ट पहले लगा हुआ है रिएक्टिविटी. तो इसका मतलब मेरे पास जो भी अलग अलग टाइप के, जो मेरे पास जितने भी मेटल्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स जो कि आप जानते हो, है ना. तो जितने भी मेटल्स मेरे पास अवेलेबल हैं उन सारे मेटल्स को हम लोग अरेंज करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में. आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना करके रखा है. यहाँ पे एक एरो है और यहाँ पे कुछ मैंने मेटल्स का नाम लिख करके रखा है. ठीक है, और यहाँ पे एरो देखो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड. इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा सीरीज़ है, रिएक्टिविटी सीरीज़ एक ऐसा सीरीज़ होता है जिसमें कि हम सारे मेटल्स को अरेंज करते हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी कहने का मतलब ये होता है कि ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में जो भी मेटल सबसे ऊपर होगा वो सबसे रिएक्टिव होगा, उससे जो थोड़ा नीचे होगा वो उससे थोड़ा कम रिएक्टिव होगा, उससे थोड़ा नीचे जो होगा वो उससे थोड़ा कम रिएक्टिव होगा. इसका मतलब जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाओगे, मेटल्स का जो रिएक्टिविटी प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्रीज़ करते जा रहा है. तो इसका मतलब इस सीरीज़ में जो भी मेटल सबसे ऊपर में प्लेस होंगे वो मेटल आपको बिल्कुल हाईली रिएक्टिव होंगे, जो मेटल बिल्कुल नीचे प्लेस होंगे वो एकदम लीस्ट रिएक्टिव होंगे. ठीक है ना. तो रिएक्टिविटी सीरीज़ का मतलब क्या होता है कि रिएक्टिविटी सीरीज़, इसको या फिर इसको आप एक्टिविटी सीरीज़ भी बोल सकते हो. तो रिएक्टिविटी सीरीज़ और द एक्टिविटी सीरीज़ इज व्हाट? एक्चुअली इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी प्रॉपर्टी, है ना. तो देखो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हूँ कि इट इज़ अ टाइप ऑफ अ सीरीज इन विच metals are arranged in decreasing order of their reactivity. Metal which is at the top is highly reactive and metal which is at the bottom is least reactive. मतलब ये जो एक सीरीज़ है जिसमें सारे मेटल्स को हम लोग अरेंज किए हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, जो सबसे ऊपर है वो हाईली रिएक्टिव है और जो सबसे नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव है. तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे मेटल्स का मैंने नाम लिखा है. सबसे ऊपर के का मतलब पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Co कोबाल्ट, Ni निकल, Sn टिन, Pb लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, Pt प्लैटिनम. तो यहाँ पे कुछ मैंने मेटल्स के जो नाम लिख करके रखे हैं, मैंने आपको उसका सिंबल भी लिखा है और नाम भी लिखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो. ठीक है, लेकिन यहाँ पे सारे जितने भी आप मेटल्स है आप देखोगे इसमें एक हाइड्रोजन जो है उसको मैंने एक अलग टाइप से थोड़ा लिखा है, उसको एक ब्रैकेट में लिखा है. ठीक है, अब देखो मैंने उसको एक अलग कलर से भी लिखा है. देखो ये हाइड्रोजन जो लिखा है वो बिल्कुल ब्लू से, बाकी सारे रेड से लिखा है ना. क्योंकि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन जो है वो एक तरह का नन मेटल है. हाइड्रोजन जो है नन मेटल है, लेकिन बाकी सारे जो है वो बिल्कुल क्या है? मेटल्स है. तो सारे मेटल्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक नन मेटल यहाँ पे क्यों रखा गया है? इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है इसका जो प्रॉपर्टी होता है ये बिल्कुल मेटल के जैसा प्रॉपर्टी दिखाता है ना. तो हाइड्रोजन जो है वो बिल्कुल शो करता है प्रॉपर्टी एज लाइक अ मेटल. तो इसीलिए हम लोग इसको भी इस सीरीज में प्लेस किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे मेटल्स हैं. तो मेटल्स के बीच में एक हाइड्रोजन नन मेटल है, तो हाइड्रोजन नन मेटल है तो इसको सेग्रीगेट करने के लिए यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दिया गया है. ठीक है, तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी होते हैं वो सबसे रिएक्टिव होते हैं और हाइड्रोजन से नीचे जो होते हैं वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं. ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है कि द मेटल्स आर अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विच इज़ प्लेस एट द टॉप इज हाईली रिएक्टिव, विच इज़ प्लेस एट द बॉटम इज लीस्ट रिएक्टिव, और ये सारे हैं. अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो ये वर्ड एकदम बहुत है, आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ये हम लोग एक बार क्लास 7 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना. लेकिन फिर से एक बार आपको बताता हूँ.
डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेस करना। तो क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है कि जिसमें कोई भी जो एक मेटल होता है वो एक दूसरे मेटल को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज इसलिए बताया क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज का हम लोग यूज़ करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज अगर मुझे याद होगा तो हम लोग देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, इसका डेफिनेशन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप पहले मैं कुछ यहाँ पे रिएक्शंस हैं वो मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ ताकि इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, देखो जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक मेटल लेता हूँ, जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ पे लिया Zn, एक यहाँ पे मैंने मेटल लिया Zn। Zn क्या होता है, देखो जिंक। ठीक है, अब इसको मैं एक सॉल्ट के साथ डिज़ोल्व कर रहा हूँ, कोई भी सॉल्ट ले सकता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे लेता हूँ CuSO4, मैंने यहाँ पे एक सॉल्ट लिया, CuSO4 एक सॉल्ट लिया। ठीक है, इसको रिएक्शन करा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे कोई भी जो एक सॉल्ट होता है, कोई भी एक सॉल्ट होता है, कोई भी सॉल्ट लो तो उस सॉल्ट में आपको एक मेटल जरूर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे ये जो मैंने सॉल्ट लिया है, इस सॉल्ट में मेटल क्या प्रेजेंट है, कॉपर। देखो Cu क्या होता है, कॉपर। देखो यहाँ पे कॉपर, कॉपर है ना, तो Cu क्या हुआ, कॉपर हुआ। तो अब देखो कि यहाँ पे ये जो सॉल्ट है, ये एक तरह से क्या मैंने बताया, सॉल्ट, ये आपका एक सॉल्ट है और ये क्या आपके लिए मेटल है, ये आपके लिए एक मेटल है। तो कोई भी मेटल को अगर एक आप सॉल्ट से रिएक्ट करते हो, ये सॉल्ट डायरेक्ट नहीं, ये बिल्कुल सॉल्यूशन के फॉर्मेट में, ये सॉल्ट जो है सॉल्यूशन के फॉर्मेट में, मतलब ये जो सॉल्ट है इसको मैं वाटर में डिजोल्व कर दिया हूँ ताकि वो सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, और फिर मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, जिंक को डाल रहा हूँ ताकि रिएक्शन हो सके। तो आप देखो जिंक और कॉपर में कंपेयर करो, तो जिंक और कॉपर में कंपेयर करो, दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। देखो जिंक यहाँ पे है और कॉपर बिल्कुल नीचे है, तो इसका मतलब जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो जिंक अगर ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसका मतलब जिंक जो है वो कॉपर को बिल्कुल इसके प्लेस से हटा सकता है। तो जब जिंक कॉपर को उसके प्लेस से हटाएगा तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे ZnSO4, क्या बनेगा, ZnSO4, और कॉपर बिल्कुल यहाँ पे अलग निकल गया। तो ये जो आप रिएक्शन देख रहे हो इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो मोर रिएक्टिव मेटल है, देखो जिंक और कॉपर में जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को हटा रहा है, कहाँ, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। CuSO4 का जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उससे कॉपर को हटा रहा है, कौन हटा रहा है, जिंक, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है ना। तो इसका मतलब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन करना चाहता हूँ इस रिएक्शन पे, देखो बिल्कुल वही है। देखो द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब किसी भी एक सॉल्ट सॉल्यूशन से उस मेटल को अगर कोई दूसरा मेटल अगर हटाता है तो उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। ये सपोज करो अगर मैं एक सॉल्ट लेता हूँ ZnSO4, ये मैं एक सॉल्ट लेता हूँ, ये भी एक तरह का सॉल्ट है। ठीक है, ये एक सॉल्ट है और इसका भी मैं बना लेता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैं इसको रिएक्शन करता हूँ कॉपर से, Cu से रिएक्शन करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे, देखो कॉपर और जिंक, देखो ये जो आपका सॉल्ट है ZnSO4, इसका नाम होता है जिंक सल्फेट। CuSO4 का नाम क्या होता है, कॉपर सल्फेट। ZnSO4 का जिंक सल्फेट। तो इस जिंक सल्फेट में मेटल कौन है, Zn, ये जिंक है और इसको रिएक्शन कर रहे हैं कौन सा मेटल से, कॉपर से। तो आप देखो कि कॉपर और जिंक में से देखो कि कॉपर जो है वो तो जिंक से लेस रिएक्टिव है, तो कॉपर जो है अगर वो जिंक से लेस रिएक्टिव है तो ये कभी भी जिंक को इसके प्लेस से डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो कॉपर कभी भी जिंक को हटा सकता है, नहीं हटा सकता है। क्यों नहीं हटा सकता है, क्योंकि कॉपर जो है वो बिल्कुल लेस रिएक्टिव है, किसे कंपेयर में, जिंक के कंपेयर में। तो इसका मतलब कॉपर जब जिंक को यहाँ से हटा नहीं सकता है, इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं, इसका मतलब ये नो रिएक्शन, मतलब ये जो है ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगा, ये रिएक्शन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे सपोज करो कि एक दूसरा मैं कुछ लेता हूँ, जैसे एक सॉल्ट लेता हूँ, फिर से यहाँ पे मान लो कि CuSO4 लेता हूँ, कॉपर सल्फेट, और इसको मैं रिएक्शन करता हूँ, सपोज करो कि कैल्शियम से रिएक्ट करता हूँ, कैल्शियम से। तो देखो कैल्शियम यहाँ पे है, जो कैल्शियम यहाँ पे है, और आपको तो पता है कॉपर बिल्कुल नीचे है, तो इसका मतलब कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। इसका मतलब कैल्शियम जो है वो डेफिनेटली कॉपर को हटा सकता है। तो इसका मतलब अगर ये कॉपर को यहाँ से ये डिस्प्लेस कर सकता है तो इसका मतलब ये क्या होगा, CaSO4 बन जाएगा और यहाँ से Cu बिल्कुल आगे निकल चुका है ना। कोई और एग्जांपल लेता हूँ, देखो अगर मान लो कि आप यहाँ पे फिर से सॉल्ट लेते हो, यहाँ लेते हो ZnSO4 लेते हो,
ZnSO4 लेते हो, ठीक है, और इसको रिएक्शन कराते हो आयरन से, Fe किसके लिए स्टैंड करता है, आयरन के लिए। तो Fe को रिएक्शन करवा रहे हैं ZnSO4 से। तो यहाँ पे देखो ये जिंक सल्फेट है, इसमें मेटल क्या है, जिंक है, और किसे रिएक्शन कर रहे हैं, आयरन से। तो देखो दोनों में से क्या आयरन जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है कि नहीं है, तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज बिल्कुल याद रखना होगा। तो आप देखो आयरन को देखो और जिंक को देखो, तो जिंक यहाँ पे, आयरन जस्ट नीचे है। तो देखो आयरन जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव है, क्योंकि आयरन जिंक के नीचे प्लेस है, तो ये कभी भी जिंक को यहाँ से हटा सकता है, नहीं हटा सकता है। इसका मतलब ये भी जो है वो बिल्कुल नो रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन होगा ही नहीं। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज बिल्कुल याद रखना होगा कि ये ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, मैं यहाँ पे लेता हूँ FeSO4, तो FeSO4 को मैं रिएक्शन कर रहा हूँ यहाँ पे Ca से, सपोज करो Ca से रिएक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, Ca से। तो देखो यहाँ पे देखो ये कैल्शियम है, यहाँ पे आयरन है, इसका नाम क्या हुआ, आयरन सल्फेट। इसमें मेटल क्या हुआ, आयरन। इसको रिएक्शन किससे कर रहे हैं, कैल्शियम से। तो कैल्शियम और आयरन को देखो, तो कैल्शियम जो है देखो यहाँ ऊपर प्लेस है किसके, आयरन से। इसका मतलब कैल्शियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से। इसका मतलब कैल्शियम जो है वो डेफिनेटली आयरन को उसके प्लेस से हटा सकता है। तो अगर उसके प्लेस से हटा सकता है मतलब बिल्कुल रिएक्शन हो सकता है। तो इसका मतलब रिएक्शन के बाद आपको इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसका प्रोडक्ट मिलेगा CaSO4 और प्लस Fe, CaSO4 और Fe। तो ये था रिएक्टिविटी सीरीज़ या फिर एक्टिविटी सीरीज़, या इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दूसरा टॉपिक था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आई होप ये दोनों टॉपिक आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए। थैंक यू वेरी मच।